हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि है झारखंड के प्रमुख जनजातीय विद्रोह। इसमें एक से अधिक वीडियो आपको मिलेगा क्योंकि बहुत सारे विद्रोह हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने से जितने ज़्यादा हो सके टॉपिक को मैं कवर करूँ और अच्छे से डिटेल में आपको कुछ चीज़ें समझा पाऊँ, बता पाऊँ, ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से सीख पाओ, समझ पाओ। और क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको पता ही है कि झारखंड सचिवालय के अलावा और भी कुछ कुछ एग्ज़ाम होंगे, तो उन सब में आपका जो ये जनजातीय विद्रोह टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इसको देखते हैं और जानते हैं थोड़ा डिटेल। और इसको पूरा करने के बाद फिर हम इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। आप चाहें तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा डिटेल वीडियो में मैंने झारखंड की जनजातियों पे टोटल 8 वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें कुल 32 पार्ट को मैंने कवर किया है, यानी कि 32 जनजातियों को कवर किया, तो आप वो भी देख सकते हैं। और झारखंड के राजवंश पर भी हमारा वीडियो है, तो उस पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। वो भी आपको निश्चय ही फ़ायदा करेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह की चर्चा हम सबसे पहले करेंगे। तो ढाल विद्रोह जो है, झारखंड में अंग्रेजों का सर्वप्रथम आगमन जो है वो सिंहभूम और मानभूम की ओर से हुआ था। याद रखेंगे कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश ये सिंहभूम और मानभूम की ओर से हुआ था। और अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रथम बिगुल है, इसी क्षेत्र से बजा था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1767 ईस्वी में अंग्रेजों के सिंहभूम में प्रवेश के तुरंत बाद ढाल भूम या धाल भूम दोनों ही कहा जाता है इसको, के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में एक व्यापक विद्रोह हुआ, जिसे ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये किसने किया था? जगन्नाथ ढाल ने। तो इसका नेतृत्व किया था जगन्नाथ ढाल ने। और ये ढाल विद्रोह जो है 10 वर्षों तक चला था। याद रखेंगे, 10 वर्षों तक ये चला था। अंग्रेजी कंपनी द्वारा इस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी कंपनी द्वारा इस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था, किंतु उन्हें इसमें कोई सफलता नहीं मिली थी। और इसके पश्चात क्या हुआ कि 1777 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी द्वारा जगन्नाथ ढाल को पुनः धाल भूम का राजा स्वीकार करना पड़ा, और इसके पश्चात ही विद्रोह शांत हुआ। ठीक है, राजा बनने के बदले में जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजी कंपनी को 3 वर्षों में क्रमशः 2000, 3000 और 4000 वार्षिक कर देना स्वीकार किया। और बाद में सन 1800 ईस्वी में इस राशि को बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिया था। तो यानी कि आप राजा बने रहो, लेकिन अंग्रेजी कंपनी जो है इनसे कर वसूलती थी। तो ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ढाल विद्रोह खत्म होता है। ज़्यादा कुछ इसमें जानने के लिए था नहीं। अब इसके बाद हम आएंगे पहाड़िया विद्रोह पर। पहाड़िया विद्रोह, तो पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82, लगभग 10 साल के आसपास ये भी माना जाता है कि चला था। लेकिन पहाड़िया विद्रोह अलग अलग काल में, अलग अलग समय में बहुत सारे विद्रोह इसको देखने को मिले हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए, पहाड़िया जो जनजाति है ये संथाल परगना की सबसे प्राचीनतम जनजाति है, और वास्तव में जो है यही यहाँ की प्रथम आदिम निवासी भी कहे जाते हैं। यानी कि जो पहाड़िया जनजाति है, इनकी 3 उपजातियां हैं। पहाड़िया जनजाति की 3 उपजातियां, और आपने इसमें माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया के बारे में पढ़ा ही होगा, जिसमें हमने देखा था जब जनजातियों के बारे में। कुमार भाग एक अलग है जो कि दूसरे जगह पर रहते। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि माल पहाड़िया जो है ये मुख्यतः बांसलोई नदी के दक्षिण में बसा हुआ है। कुमार भाग बांसलोई नदी के उत्तर तट में, और सौरिया पहाड़िया जो है ये बांसलोई नदी के उत्तर राजमहल के पठारों पर बसे हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और पहाड़िया जनजाति राजपूत, मुस्लिम, मुगल एवं ब्रिटिश काल में विदेशी ताकतों के लिए संघर्षरत रही है। तो ये ध्यान रखना है कि ये लगभग कोई भी आया हो, चाहे कोई राजपूत यहाँ पे हमला किया हो, चाहे मुस्लिम, चाहे मुगल, चाहे ब्रिटिश, कोई भी आए, विदेशी ताकतों के खिलाफ ये शुरू से ही संघर्षरत रही है। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने कई विद्रोह किए।
जिन्हें जनजातियों के संघर्ष के इतिहास में विदेशी शासन के विरुद्ध प्रथम व्यापक विद्रोह माना जाता है। यानी कि पहाड़िया विद्रोह जो है, इनको प्रथम विद्रोह माना जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। 1766 ईस्वी में रमना पहाड़ी, या आहड़ी हो गया, रमना आहड़ी, आहड़ी या पहाड़ी दोनों ही इनको बोला जाता है। रमना आहड़ी भी कहीं मिल सकता है, कहीं पहाड़ी भी मिल सकता है, कि नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो है ये पहाड़िया चैन से नहीं बैठे, और इन्हीं के खिलाफ इन्होंने, इसकी एक तरह से आप समझ सकते हैं शुरुआत कह सकते हैं। इस विद्रोह में सरदार रमना आहड़ी जो है, इसमें घसनिया आहड़ी दुमका से, कड़िया पुलहर आमगाछी पहाड़ दुमका से, चंगड़ू सांवरिया ये तारागाछी पहाड़ राजमहल से, नायब सुरजा आदि ने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी। लेकिन सबसे जबरदस्त विद्रोह 1782 से 1782, 1778 एवं 1779 में हुआ। 1782 के विद्रोह में सूर्य चंगड़ू सांवरिया, पाचगे डोम्बा एवं करिया पुलहर शहीद हो गए और सनकारा महाराज सुमेर सिंह की हत्या कर दी गई। ध्यान रखेंगे आप। वहीं 1781 से 82 में पुनः विद्रोह हुआ, जब महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी ने विद्रोह किया, और इसमें पहाड़िया सरदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ रानी का खुल के समर्थन कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों से, ये जो सर्वेश्वरी देवी हैं, इन्होंने सपोर्ट मांगा था सर्वेश्वरी ने पहाड़ियों से, पहाड़िया के सरदार से अंग्रेजों के खिलाफ, इसमें उनका खुल के सपोर्ट किया इन लोगों ने। ठीक है। सरदारी एवं जमींदारी पतन के बावजूद पहाड़ियों का विद्रोह जारी रहा। भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन इनका दमन जो है, इनका जो चलता रहा, ये विद्रोह करते रहे। 1790 से 1810 के बीच अंग्रेज ने इन क्षेत्रों में संस्थानों का बहुसंख्यकों का प्रवेश करवाया और पहाड़ियों को यहाँ पे अल्पसंख्यक बना दिया। यानी कि बाहर से अलग अलग जनजातियों को लाया गया, लेकिन अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी इनका विद्रोह जारी रहा। ये आप देख सकते हैं। अंग्रेजों ने पहाड़ियों के संघर्ष को दबाने हेतु 1824 में दामिने कोह नाम की सरकारी संपत्ति घोषित कर दी। यानी कि इनकी जितनी भी भूमि थी उसको क्या कहा कि ये सरकारी संपत्ति है, ये कह के खत्म कर दिया गया। यानी कि इनकी जितनी भी भूमि थी उसको अपने नाम कर लिया, सरकारी भूमि को अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया, माना कि ये सारी की सारी क्या है, इसकी अपनी भूमि है। ठीक है, यहां तक भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है उनका विद्रोह समाप्त नहीं होता है। 19वीं सदी में संथाल विद्रोह के पूर्व धरनी पहाड़ के रहने वाला सरदार सुंदरा पहाड़िया ने उन्हें पुनः संगठित किया, इनको पुनः संगठित किया और फिर से विद्रोह जारी हो गया। 1855 से 56 के संथाल विद्रोह में सौरिया एवं कुमार भाग की तुलना में माल पहाड़ ये ज़्यादा अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। देखिए यहाँ पे ले दे की बात यही है कि रिजल्ट तो इसका हर बार इनको हार से ही देखना पड़ा, लेकिन इनका विद्रोह हर परिस्थिति में इन्होंने जो तगड़ा विद्रोह किया था ये यहाँ पे देखने लायक था। तो आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि क्या कहाँ इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रामगढ़ विद्रोह, एक रामगढ़ विद्रोह भी हमें देखने को मिला था। तो रामगढ़ विद्रोह जो है ये क्या है कि हजारीबाग क्षेत्र में कंपनी को सबसे अधिक विरोध का सामना रामगढ़ राज्य की ओर से करना पड़ा था, और रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा। याद रखेंगे आप। 25 अक्टूबर 1772 को रामगढ़ राज्य पर दो तरफ से हमला कर दिया गया। छोटा नागपुर खास की ओर से कप्तान जैकब कैमक और इवास तथा दूसरी तरफ से तेज सिंह ने मिलकर आक्रमण किया। 27 अक्टूबर को दोनों की सेना रामगढ़ पहुंची। कमजोर स्थिति होने के कारण रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को भागना पड़ा, क्योंकि अब अंग्रेजी शासक के अलावा जो उसका शत्रु था तेज सिंह, दोनों ने दो तरफ से इस पे अटैक किया था, तो ये काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था और इसे राज्य छोड़ के भागना पड़ा। तो इसके बाद होता क्या है कि 1774 ईस्वी में रामगढ़ का राजा तेज सिंह को घोषित किया जाता है। मुकुंद सिंह के निष्कासन एवं तेज सिंह को राजा बनाए जाने के बाद भी वहाँ की स्थिति सामान्य नहीं हुई। मुकुंद सिंह के अतिरिक्त उनके अनेक संबंधी भी अपनी खोई शक्ति प्राप्त करने के लिए सक्रिय थे, यानी कि छोटा मोटा अटैक बार बार होता रहता था। 1774 ईस्वी में तेज सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका पुत्र पारसनाथ सिंह गद्दी पर बैठता है। यानी कि 1774 में ही
वो रामगढ़ का राजा होता है, बनता है, लेकिन उसी वर्ष उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद पुत्र पारसनाथ सिंह गद्दी पर बैठता है। और मुकुंद सिंह इसी ताक में लगा हुआ था और वो क्या है कि अटैक करता है फिर से, लेकिन अंग्रेजों के सपोर्ट होने के कारण उसको सफलता नहीं मिलती है। अंग्रेजों के पास नवीनतम हथियार होते हैं जिस वजह से उनको सफलता नहीं मिलती है। 18 मार्च 1778 ईस्वी को अंग्रेजी फौज ने मुकुंद सिंह की रानी सहित उसके सभी प्रमुख संबंधियों को पलामू में पकड़ लिया और इसी कारण से 1778 ईस्वी के अंत तक पूरे रामगढ़ राज्य में अशांति की स्थिति बनी रहती है। रामगढ़ का राजा पारसनाथ बढ़ी हुई राजस्व की राशि 71,000 वार्षिक देने में सक्षम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी जो रामगढ़ का कलेक्टर था उसने राजस्व की राशि को बढ़ाकर 81,000 रुपये वार्षिक कर दिया। और यह स्थिति 1790 ईस्वी तक, यानी कि अब यहाँ पे पारसनाथ भी राजा तो बना हुआ है लेकिन वो उतना टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहा है और वो देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। ठाकुर रघुनाथ सिंह जो कि मुकुंद सिंह के समर्थक थे के नेतृत्व में विद्रोही तत्व विद्रोह पर उतारू थे। रघुनाथ सिंह ने 4 पदों पर कब्जा कर भी लिया था और वहां से पारसनाथ सिंह द्वारा जो नियुक्त जागीरदार थे उनको भगा दिया था। यह भी ध्यान रखना है। विद्रोहियों के दमन के लिए एकरमन की बटालियन को बुलाना पड़ा और एकरमन और लेफ्टिनेंट डैनियल के संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह को उसके प्रमुख अनुयायियों के साथ बंदी बना लिया गया और रघुनाथ सिंह को चटगांव भेज दिया गया, चटगांव जेल, याद रखेंगे आप। रामगढ़ की सुरक्षा का जिम्मा फिर कैप्टन क्राफर्ड को सौंपा गया और अंग्रेजी कंपनी के निरंतर बढ़ते शिकंजे तथा करों में बेतहाशा वृद्धि से रामगढ़ के राजा पारसनाथ अब स्वयं अंग्रेजों के चंगुल से निकलने का उपाय सोचने लगे। 1781 ईस्वी में उसने बनारस के विद्रोही राजा चेत सिंह की सहायता प्रदान की और राजा अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सालाना कर में कुछ भाग बचाकर अपनी सैन्य शक्ति को भी मजबूत करने में जुट गया। और इससे क्या है कि अंग्रेजों को समझ में आने लगा कि ये क्या चाहता है। तो 1781 ईस्वी के अंत तक रामगढ़ में विद्रोह की आग फिर से लगने लगी और विद्रोह की तीव्रता को देखकर रामगढ़ के कलेक्टर ने स्थिति को काबू में लाने के लिए सैन्य सहायता की मांग भी की। 1784 ईस्वी तक रामगढ़ के अनेक क्षेत्र उजाड़ पर गए और रैयत पलायन कर गए, यानी कि अनेक जो उनके क्षेत्र थे वो उजड़ गए और रैयत जो है वहाँ पे थे वो पलायन कर गए। स्थिति की भयावहता को देखते हुए उसके जो कलेक्टर थे जी डलास, यहाँ पे ग्लास हो गया वो डलास होगा, जी डलास ने सरकार से आग्रह किया कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए। और अब ये दूसरा तरीका था कि वसूली के लिए वो राजा के पे निर्भर ना होकर डायरेक्ट वसूली करें। और इस नए बंदोबस्त से क्या हुआ कि इसका पुरजोर विरोध किया गया, लेकिन डलास ने जागीरदारों के साथ मिलकर खास बंदोबस्त कर राजा द्वारा उसकी जागीर को ही जब्त कर लिया। यानी कि क्या किया कि अब राजा जो किसी जमींदार की जागीर यानी कि जमीन को जब्त करता था तो उस पर रोक लगा दी, यानी कि राजा अब सिर्फ नाम का रह गया था, वो किसी की जमीन पे या किसी चीज़ पे डायरेक्ट हक नहीं जमा सकता था। तो अब रामगढ़ का राजा सिर्फ मुखौटा बनकर रह गया था। 1776 ईस्वी में फौजदार तथा 1799 ईस्वी में दीवानी अदालत की स्थापना से राजा की स्थिति और भी कमजोर हो गई। स्थिति का लाभ उठाते हुए तमाड़ के जमींदारों ने रामगढ़ राज्य पर निरंतर हमले किए और राजा पूरी तरह अंग्रेजों पर आश्रित हो गया। यह स्थिति 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बनी रही। अब उसके पास कोई क्या था कि कोई टैक्स का पैसा आ नहीं रहा था, तो इस वजह से अगर कोई अटैक भी होता था तो वो अपनी सेना को समृद्ध नहीं कर पाता था और अंग्रेजों पर ही निर्भर उसे रहना पड़ता था, क्योंकि राजा बनने के बाद वो नाम के लिए भी उसको राजा बन के रहना भी पड़ता था। तो ये भी जरूर था। 19वीं शताब्दी तक ये स्थिति बनी रही और अंग्रेजों ने अपने हाथ में लगभग सब कुछ कंट्रोल कर लिया था। और इसके बाद अब तमार विद्रोह होता है, जो कि तमार विद्रोह का मुख्य कारण बताया जाता है कि आदिवासियों की भूमि से वंचित किया जाना। अंग्रेजी कंपनी, तहसीलदार, जमींदार और गैर आदिवासी, जिसको दीकू के नाम से यहाँ पर संबोधित किया गया है, इनके द्वारा शोषण किया जाना भी था। यानी कि इनके भूमि से वंचित किया गया और बाकी ये लोग अंग्रेजी कंपनी, तहसीलदार, जमादार और गैर आदिवासी ने इनके ज़मीन पे इनका शोषण किया। इस विद्रोह का आरंभ 1782 ईस्वी में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था, जो 1794 तक चला और इसका नेतृत्व किया था ठाकुर भोलानाथ सिंह ने। और इसके नेतृत्व में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था, इसलिए
यही तमार विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1809 में अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस बल की व्यवस्था भी की, पर कोई भी फर्क नहीं आया, क्योंकि पुनः 1807, 1811, 1817 और 1820 में मुंडा और उड़ांव जनजाति ने जमींदारों एवं दिकुओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। दिकु यानी कि यहाँ पे इनको गैर आदिवासी बोला जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि तमार विद्रोह जो है वो कंटिन्यू 1820 तक चलता रहा। तो यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो मैं जनजातीय आंदोलन पर लेकर के आया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। पीडीएफ के लिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मैं और भी अन्य वीडियोज़ अगर लाऊं तो आपको उसमें देखें और आपको देखने में फ़ायदा हो। तो इस वीडियो में इतना ही, लूँगा मैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।